आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टाइल पर। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 12 की मैथ की सीरीज चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी लगातार चल रही है। एक्सरसाइज 13.1 को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं। चूंकि एक्सरसाइज थोड़ा लंबा था इसलिए इसका 2 पार्ट आप पहले भी देख चुके हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आज आखिरी पार्ट है जिसमें सभी सवाल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। पिछला जो पार्ट 2 था एक्सरसाइज 13.1 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कराया और वहां तक के सवालों को अच्छे से आपको बता दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और 2 दोनों का लिंक है, आप वहां से पूरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट इस पूरे चैप्टर की भी वहां मिल जाएगी, जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सभी एग्जाम्पल सभी सवालों को कवर कर सकते हैं वहां से। आइए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के 12वें सवाल पर। सवाल नंबर 12 एक्सरसाइज 13.1 का दिया हुआ है। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे, यहाँ पे 2 बार वाले टाइप हो गया है। देखिए, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी? यदि यह दे दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, कंडीशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर ये कंडीशन दे दे कि न्यूनतम एक बच्चा तो लड़की ही है, तो आपको इन दोनों शर्तों के हिसाब से दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। देखिए, सवाल बहुत ही आसान है। इससे कठिन सवाल हम पिछले पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं आपको। ये तो उनसे हल्का ही सवाल है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है परिवार में जन्म लेने वाले जो बच्चा है, बच्चे उनका लड़की और लड़का दोनों में से एक होंगे, तो दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यदि लड़का का अंग्रेजी बॉय होता है, यदि लड़के को किससे दर्शाए? बी से तथा लड़की को जी से, जी फॉर गर्ल से दर्शाए, तब यदि हम लड़के को बी से और लड़की को जी से दर्शाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? पहले इसके लिए ये देखते हैं। क्योंकि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के पैदा होने के क्रम के अनुसार कुल संभावना क्या होगा? कितने तरीके से हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो लड़का था, और हो ये भी सकता है कि दूसरा बच्चा जो पैदा हो वो भी लड़का, क्योंकि लड़का और लड़की होने की पॉसिबिलिटी दोनों की है। इसने प्रश्न ने क्या कहा है कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है, यानी दोनों ही हो सकते हैं। तो पहले जो हुआ वो भी लड़का हुआ और दूसरे नंबर पे जो हुआ वो भी तो हो सकता है लड़का ही हो, तो ये भी इसकी एक संभावना बनेगी। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का था और दूसरी वाली लड़की हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। और होने को तो ये भी हो सकता है कि पहले लड़की हो, बाद वाला बच्चा जो है वो लड़का हो तो ये भी सकता है कि दोनों बार लड़की ही हो। अगर दोनों बार लड़का हो सकता है तो दोनों बार लड़की भी तो हो सकती है। तो यदि दोनों बार लड़का हो सकता है तो दोनों बार लड़की भी तो हो सकती है। तो इस हिसाब से कुल संभावनाएं ये निकल के आती हैं। यानी कि अगर हम देखें कि S में कितने हैं, कितने प्रतिदर्श बिंदु S में मिले, तो हमें लग रहा है कि ये 4 मिल जाने चाहिए और 4 मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिदर्श समष्टि। अब इसके हिसाब से क्या पूछा है, क्या शर्त दिया है उसको देखिए। कह रहा है 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, दोनों ही लड़की हो। यानी कि आपसे पूछ रखा है, ये जो पूछा है ना वो ई होता है। हमने आपको कई बार पिछले भी पार्ट में बताया कि जो पूछा जाए वो ई होता है और जो शर्त दिया होता है वो एफ होता है। तो हमें क्या चाहिए? हम ई क्या दिया है ध्यान देंगे। ई दे रखा है दोनों बच्चों के लड़की होने की, तो दोनों बच्चा लड़की हो। ई में हम क्या लिखेंगे? दोनों बच्चे लड़की हो। ई में क्या होना चाहिए? दोनों बच्चे लड़की
लड़की हो, तो ई में आएगा कौन? अगर ई में दोनों बच्चे लड़की हो तो प्रतिदर्श समष्टि में देखिए कहाँ पे दोनों लड़की हैं, तो लास्ट वाला कंडीशन मिला है ऐसा है जो दोनों ही गर्ल है। ठीक है, इसका NS लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो बाद में निकालना, ये इसका आंसर नहीं है। अब पार्ट 1 इसका शर्त के हिसाब से इसका आंसर देना है। शर्त 1 के अनुसार F क्या होगा? शर्त 1 कहता है कि F है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। ध्यान से इसको लिखेंगे, F में दे रखा है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो इस हिसाब से F में क्या क्या आ जाएगा? F में इस हिसाब से क्या आएगा? अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो F में आएगा कि छोटा बच्चा लड़की हो, तो जो पहले पैदा होगा वो तो बड़ा बच्चा होगा, जो बाद में पैदा होगा वही ना लड़की होगी। तो छोटा बच्चा यानी बाद में जो पैदा हुआ वो लड़की हो, ऐसा कितना इसमें मिला है वही तो इसमें आ जाएगा। तो ये तो दोनों लड़के पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे लड़की का बात ही नहीं हुआ, पूछा तो लड़की है, तो ये नहीं आएगा। इसमें बीजी में देखो बॉय गर्ल, तो छोटा बच्चा लड़की है कि नहीं है? यहाँ बाद में लड़की पैदा हुई है, यानी कि ये छोटा बच्चा यहाँ गर्ल है। फिर जीबी में देखो, जीबी में छोटा बच्चा लड़की नहीं है, क्योंकि गर्ल फिर बॉय, पहले लड़की हुई बाद में लड़का हुआ, तो छोटा तो लड़का हो गया, लड़की तो बड़ी हो गई, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, जी दोनों यहाँ गर्ल ही पैदा हुई है, और जो बाद में पैदा हुई है तो वो लड़की ही है। जब दोनों ही लड़की है तो बड़ी भी लड़की है, छोटी भी लड़की है, तो ये भी इसके अंदर आएगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो यहाँ जो शर्त दिया है वो ये था कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, वही हमने F मान लिया। अब F का जो शर्त होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले उससे पहले हमें देखना होगा कि F में कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु हैं। तो 2 बिंदु है। अब हम PF निकालेंगे, PF माने F की घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अनुकूल बटे कुल, आप 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं किसी चीज की प्रायिकता क्या होती है, इसकी अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल इसमें कितना बिंदु आया? 2, और कुल प्रतिदर्श समष्टि होता है ये है 4। भाग भले चल जाएगा, काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह पता हो गया हमें, ई ये रहा, तो अब इसके होने के बाद ई भी होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? इसने पूछा है कि दोनों बच्चे लड़की हो, इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता नहीं पूछा, सप्रतिबंध, यानी इस शर्त के हिसाब से इसके बाद ये भी होगा इसकी प्रायिकता। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? E इंटरसेक्शन F। तो E और F में कॉमन क्या है? E और F में कॉमन यही है G, यानी दोनों गर्ल जो है ये वाला। तो ये कॉमन हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P E इंटरसेक्शन F को हम कैसे निकालते हैं? अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल इसमें 1 ही आया और कुल तो 4 था, 1/4 हो गया। अब यहाँ से PF आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें निकालना जो है वो क्या है? PE/F, यानी F होने पर E के होने की प्रायिकता। इसे ये फार्मूला हमने कई बार आपको कराया है, PE इंटरसेक्शन F बटे नीचे जो रहता है, जो शर्त होता है। तो ये आया आपका 1/4 और ये आपका 2/4 आया था। 4 से 4 कट गया, 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो शर्त 1 के अकॉर्डिंग दोनों बच्चे लड़की हो, इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अभी ये सवाल पूरा नहीं होगा, अभी दूसरी शर्त दिया है, F का मान यहाँ दूसरा हो जाएगा, तब दोनों लड़की हो उसकी क्या प्रायिकता है निकालना है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम F का मान दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग निकाल के तब सप्रतिबंध प्रायिकता E का निकालते हैं। नोट कर लीजिए।
सेम डाटा रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पार्ट 2 के लिए अब एफ दूसरा हो गया। एफ अब क्या होगा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब की शर्त बदल गया, तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, एफ के अंदर अब क्या मिलेगा, कह रहा न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी कम से कम एक बच्चा तो लड़की है ही, ज्यादा से ज्यादा दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो लड़की होना ही चाहिए। तो इसमें कम से कम एक लड़की वाला कौन है, यहाँ तो दोनों ही लड़के हो गए, बिल्कुल नहीं होगा ये। यहाँ एक लड़की है तो ये आ जाएगा बी जी। यहाँ भी एक लड़की है, पहले हुई या बाद में हुई ये नहीं कहा है, लेकिन एक तो लड़की है, ये भी हो गया। यहाँ तो दोनों ही लड़की है तो ये तो आएगा ही, क्योंकि कम से कम एक लड़की कहा है, और ज्यादा तो हो ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पी एफ आ गया। अगर हम देखें कि एफ में कुल कितने आए, तो यहाँ पे 3 मिल गया। हमें जो शर्त देता है, शर्त की प्रायिकता भी चाहिए होती है, तो यहाँ से अगर हम पी एफ निकाल दें तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल इसमें कितना है 3, और कुल आपके पास था 4, है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर वही काम, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देंगे। ई और एफ में कॉमन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही है, तो यही दोनों में है, कॉमन भी यही है, तो जी जी यानी दोनों जो गर्ल वाला है यही कॉमन है। अब हमें इसकी भी प्रायिकता चाहिए होगी, तो यहाँ से हम पी ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल देंगे। अनुकूल बटे कुल, अनुकूल है जी, अनुकूल 1 थी है और कुल 4 था, तो 1/4। काटना किसी को नहीं, चाहे कटे या ना कटे, बाद में सब कट जाते हैं। आइए अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, ई बटे में एफ चाहिए, तो निकाल देते हैं। क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो ये जो भी मान आपका आया है रख दीजिए, इंटरसेक्शन ई और एफ का 1/4 आया है इसकी प्रायिकता, और पी एफ की प्रायिकता 3/4 आई है। 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज तो है, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें लैंग्वेज है इस चैप्टर में, लेकिन सवाल कठिन नहीं है। अगर आपको भाषा समझना आ गया, और एक बार में अगर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसी भी टीचर से कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से बस समझिए भाषा को। एक बार में आपको अगर भाषा समझ में आ गई, सवाल फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा कैसा है, सारा सवाल आप कर डालेंगे। जल्दी से नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 13 पर। और ये सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ में बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगा के ध्यान से देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं सवाल को, आपको सवाल को देख के ही पता लग जाएगा। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल दिया, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 400 बहुविकल्पी प्रकार के ही कठिन प्रश्न हैं का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी प्रश्न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ना तो क्लियर ई दिया है ना तो एफ, आपको ही समझना है क्या ई है इसमें, क्या एफ है और कैसे करें। चलिए देखते हैं। हमेशा जिसको पूछे वो ई होता है और जो शर्त देता है वही एफ होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। पहले इस डाटा को हम छोटा सा कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो कुल मिला जुला के हम ये देख पा रहे हैं कि 2 टाइप के प्रश्न है। कुछ प्रश्न क्या है, आसान है और कुछ प्रश्न क्या है, कठिन है। यही तो दे रखा है इसने कि कुछ प्रश्न आपके पास आसान है और कुछ कठिन है। और
यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है इसने सत्य असत्य प्रकार। ये सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है। और दूसरा टाइप का प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी यहाँ पे आसान प्रश्न भी और कठिन प्रश्न भी सत्य असत्य प्रकार का है, यानी सत्य असत्य प्रकार का आसान प्रश्न भी है और कठिन भी है। बहुविकल्पी प्रकार का आसान प्रश्न भी है, कठिन भी है। तो कुल कितना है ये छांट लेते हैं। यहाँ पे सत्य असत्य प्रकार का आसान कितना प्रश्न है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, यानी कि सत्य असत्य प्रकार का आसान प्रश्न कितना है, 300 है, तथा 200 सत्य असत्य प्रकार का ही कठिन प्रश्न है। सत्य असत्य प्रकार का कठिन प्रश्न कितना है, 200 है। वहीं और क्या दिया है, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्नों की संख्या 500 है और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न है, यानी यही बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न जो है वो 400 है। तो टोटल आपका उतने बड़े प्रश्न में इतना सा ही डाटा दिया था कठिन आसान प्रश्नों का। सत्य असत्य प्रकार में 300 आसान, 200 कठिन, बहुविकल्पी में 500 आसान, 400 कठिन, ये दिया है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें आपको जानना है कि कुल प्रश्न कितने होंगे, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल पे निकलता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा कुल प्रश्न जो होता है वही आपका S होता है। ये कितने हो जा रहे हैं, 300 यहाँ, 200 यहाँ, 500 यहाँ, 400 यहाँ, ये सब अलग अलग प्रश्न है तो सब जुड़ेंगे। कुल प्रश्न हो गया 300 प्लस 200 प्लस 500 और प्लस 400, कुल मिला के अगर देखें तो 3 2 5 और 5 1000 हो गया और ये 400 और, यानी कि 1400 प्रश्न हो गए। S का मान कितना आ गया, 1400। अब आप E और F ढूंढिए और फटाफट से प्रतिबंध प्रायिकता निकालिए। प्रश्न कह रहा है यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना गया तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, बहुविकल्पी होने की प्रायिकता पूछ रहा है कि आसान प्रश्न बहुविकल्पी भी है। तो यहाँ आसान और बहुविकल्पी में ही प्रश्न दिया है, तो यहाँ दो कैटेगरी बनाइए, एक बनाइए आसान प्रश्न। आसान प्रश्न को मान लीजिए कौन दर्शाता है, ई, और हम मान लेते हैं कि बहुविकल्पी, बहुविकल्पी को दर्शाता है कौन, एफ। ठीक है, ये मान लेते हैं, जिसको पूछ रहा है उसी पे चर्चा करेंगे। सत्य असत्य का यहाँ बात ही नहीं किया है तो उसका हम नहीं करेंगे। फिर आसान प्रश्न कितना है को हम मान लेंगे ई है और बहुविकल्पी को दर्शा रहा है एफ। अब आइए देखते हैं कि कुल कितना है आसान प्रश्न, यानी कि ई में कुल कितना है, कुल कितने आसान प्रश्न आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ 300 यहाँ आसान है, 500 यहाँ आसान है, यानी कि 300 प्लस 500 मिला के कितना हो गया, 800 तो आसान प्रश्न आ गए। एफ क्या दर्शा रहा है, एनएफ क्या होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं। बहुविकल्पी देखें तो 500 यहाँ से, 400 यहाँ से, यानी 500 यहाँ पे है और 400 यहाँ। बहुविकल्पी कितने हैं, 500 400, 500 और 400 मिला के कितना हो गया, 900। आई होप क्लियर होगा। आसान कितने हैं, आसान में इधर से देखेंगे क्योंकि ये आसान वाला है, ये 300 और ये 500 मिलके 800, और बहुविकल्पी एफ दर्शा रहा है ये 500 और ये 400। ठीक है, तो हमें क्या है, ई बटे एफ चाहिए ना, तो हम पहले इसकी प्रायिकता तो निकाल लें एफ की, तो पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ होता है अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल है 900, अनुकूल आपका 900 है और कुल आपका 1400 था, 1400
यहाँ से काटेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 9 बटे में आएगा 14। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यही निकाल देते हैं इंटरसेक्शन भी, यहीं पे इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो ई में भी जोड़े गए और एफ में भी जोड़े गए, आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं। ई क्या था, आसान प्रश्न था, ये वाला एरिया हमने ई में लिया। एफ क्या था, बहुविकल्पी था, ए वाला एरिया हमने एफ में लिया। तो ऐसा कौन सा एरिया लिया जो ई में भी आया और एफ में आया, ये ई था और ये एफ था। मैं थोड़ा सा इसको ड्रा कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में ऐसे इसको मत करिएगा, आप इसको बनाइएगा, लेकिन ये जो मैंने सर्कल बनाया ये आप एग्जाम में मत करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में कॉमन क्या, ये 500 जो आया ना, आसान प्रश्न में भी था और ये बहुविकल्पी भी था, तो यही 500 ये हो जाएगा और ये संख्या है। ठीक है, इसकी प्रायिकता चाहिए, तो यहाँ अगर हम निकालें पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या आएगा, अनुकूल बटे कुल, यानी कि 500 और बटे कुल 1400 था, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 बटे 14 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये है तो इसकी प्रायिकता, यानी कि ई बटे एफ, पी ई बटे एफ का फार्मूला आप शुरू से प्रयोग कर रहे हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। मान रख दीजिए, दोनों का मान यहाँ आ चुका है, तो दोनों का मान रख देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई है 5 बटे में 14 और पी एफ आया है 9 बटे में 14, 14 से 14 कट जाएगा, 5 बटे 9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी बस लैंग्वेज पे इसका कठिन था, प्रश्न कठिन नहीं है, आप इसको इतने छोटे से डाटा में फिट कर सकते हैं इस पूरे प्रश्न को। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बढ़ते अगले सवाल पर, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है 14वां सवाल। यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, सवाल दिखने में छोटा है, थोड़ा सा कंपेरिजन टू लास्ट क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन के अपेक्षा थोड़ा सा दिखने में छोटा लग रहा है। आइए करते हैं, काम वही है, उतना ही काम करना है। करें, यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, यानी दोनों पर सेम नंबर नहीं आया है, तो आपको दोनों का जोड़ 4 होने की प्रायिकता पूछ लिया है, सप्रतिबंध प्रायिकता का ही है। आइए देखते हैं। तो पहले तो हमें ये दिया है कि 2 पासे फेंके जा रहे हैं ना, और जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगा, ये आपको अब आ जाना चाहिए। अब ये बार बार सोचने वाली बात नहीं है। दो पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श कितना आएगा, S। आप जानते हैं कि 2 पासे एक साथ उछाले जाए या एक ही पासा 2 बार उछाला जाए तो ये 36 आता है, 6 गुणे 6 यानी कि 36 कुल आएगा। ठीक है, तो कुल तो प्रतिदर्श बिंदु 36 आएंगे, क्लियर है। अब जो शर्त दिया है उसके हिसाब से काम करिए। कह रहा है 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, यानी दोनों ही संख्याएं सेम नहीं आ रही है। तो आप ई मानो, ई को मान लो ई। कह रहा प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, तो यानी कि दोनों पर सेम नहीं आएगा, तो ई में क्या आ जाएगा, ध्यान से। तो क्या हम इस 36 को बनाएंगे क्या, 36 को जब लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
क्या जरूरत है लिखने का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। बस हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एक पहले पर आया तो दूसरे पर भी एक आ जाए, ऐसा वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो ऐसे वाले आप सोचो कौन सा कितना ऐसा पड़ता है, इस 36 में से कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी आती है इसमें सेम सेम संख्या पड़ जाए दोनों पे, उसी को हटा दो तो बाकी जो बच जाएगा वही आएगा। तो इसमें हम यहाँ ड्रा नहीं करेंगे, आप घर पे कर सकते हैं 36 में से लिखिए। मैं सीधे आपको बताती हूँ इसमें कितना आएगा, NE में कितना आएगा। आप सोचो इन 36 में से कौन कौन आता होगा, एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, ऐसे एक के साथ 6 तक, फिर दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ 6 तक, तीन के साथ ऐसे ऐसे 6 के साथ, तो ऐसे सब ये 36 होते हैं। इसमें से सेम सेम वाले जो है घटा दीजिए तो हम इसमें बता सकते हैं कितना आएगा। टोटल तो 36 होता है, जिसमें ऐसे वालों को घटा देंगे जिन पे संख्याओं का जोड़ दोनों पर क्या होता है सेम सेम आ जाए, दोनों ही पासों पर सेम सेम संख्याएं आ जाए, वही घटा दीजिए क्योंकि कह रहा है भिन्न भिन्न है, सेम सेम वाला नहीं चाहिए। तो सेम सेम एक एक और एक आए तो सेम होता है, एक दो और दो आए तो सेम सेम हो जाएगा, तीन तीन आए तो सेम सेम, चार चार आए तो सेम सेम, पाँच पाँच आए तो सेम सेम, और 6 6 आता है तो सेम सेम। यही सिर्फ ऐसे होते हैं जो सेम सेम हो जाएंगे, अगर ऐसा वाला घटा दे तो जो भिन्न भिन्न है वो आ जाएगा। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6, यही 6 अगर कम कर दे तो 30 आएगा। ऐसा इसमें पासे पर अलग अलग संख्या दोनों पासे पर आएगी। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। यही सब 6 बस घट जाएंगे इस टोटल में से। अब हम F पे चलते हैं। F दे क्या ले, F कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 4 होना, यानी दोनों पासे पर जो संख्याएं आए उनको जोड़ने पर 4 मिले। तो ऐसा कौन कौन सा होगा, ऐसा कौन कौन सा इस 36 में होगा कि दोनों पासों की संख्याओं को जोड़ दे तो 4 मिल जाए। आइए चेक करते हैं। अगर पहले पासे पर 1 आ गया हो और दूसरे पासे पर 3 आया हो तो मिला के 4 बनेगा। क्लियर। फिर इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा एक के साथ। पहले पासे पर अगर 2 है तो दूसरे पर भी 2 आ जाए तो 4 मिल जाएगा। पहले पे 3 है तो दूसरे पर 1 मिल जाए तो 4 मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो 4 के साथ तो 4 अकेले 4 है तो दूसरे पासे पे क्या 0 आएगा। अगर हम 4 को लिखें 4 बनाने के लिए तो दूसरे पे 0 थोड़ी ना आएगा। 1 2 3 4 5 6 ही आता है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो टोटल कितने बन गए मेरे पास, यहाँ पे F में टोटल 3 बन गया, E में ये आ गया। तो हमें क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यानी इस बार F पूछा है, अगर E दिया हो तो हमें देखना होगा कि E और F में कॉमन क्या है, E इंटरसेक्शन F क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा। अब इसका वाला हमने लिखा नहीं क्योंकि 30 ही है, लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो बस कॉमन जो होगा आप बताओ कम वाला ही तो ज्यादा वाले में से चेक होगा। इसमें कम है, इसमें बहुत सारा है तो कॉमन क्या बहुत सारा होगा नहीं, जो इसमें रहेगा वही उसी में से हो सकता है कि कॉमन हो। तो इसमें का इसमें कौन सा है जो कॉमन होगा, जो इसमें भी होगा देखते हैं। तो इसमें एक 3 है, क्या इसमें भी एक 3 रहेगा। हाँ इसमें भी रहेगा क्योंकि इसमें कौन कौन सा आया था याद करिए, प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, दोनों पे अलग अलग संख्या हो, संख्या चाहे कुछ भी हो लेकिन अलग अलग हो। तो 1 और 3 अलग अलग है, सेम सेम वाला नहीं था इसमें याद करिए। तो ये इसमें भी मिला और यहाँ भी मिलेगा। 2 2 यहाँ तो मिला, क्या यहाँ भी मिलेगा। तो दोनों पर भिन्न भिन्न संख्या नहीं है, सेम सेम है और ये तो हम घटा दिए थे तो ये कॉमन नहीं मिलेगा। 3 1 मिलेगा क्योंकि ये अलग अलग है तो ये कॉमन मिल गया। अब हमें प्रायिकता इसकी पूछा है, अगर ये पता है यानी कि यहाँ से अगर हम P E इंटरसेक्शन F निकालें तो क्या होगा, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में 2 परिस्थितियां आई और कुल परिस्थितियां थी 36, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। और यही लगे हाथ अगर हम ये भी निकाल दें, ये यहाँ से P E, क्योंकि इस बार शर्त E है तो इसमें अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितना है, अनुकूल इसमें 30 आया और कुल था
36, काटेंगे नहीं इसको, ठीक है। इसको आप हटा देंगे, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल ये समझाने के लिए मैंने दिया इसको। फिर हम क्या करते हैं, आपकी पूछ लिया है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की, यानी f का पूछा है, तो pf पूछा है, यदि e दे दिया हो तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन f बटे इस बार नीचे pe होगा, तो इन दो इसका मान आया है 2 बटे में 36 और pe दिया है 30 बटे 36, कट जाएगा 36, 2 बटे 30 यानी कि 1 बटे 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 बटे 15 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और आज की क्लास के सबसे बेहतरीन सवाल पर। सवाल नंबर 15 दिया है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़ने में तो लगेगा क्या क्या दे दिया है ना, लेकिन आप लाइन वाइज पढ़ते जाइए, एक एक लाइन पढ़ के जो कह रहा है वो करते चले जाइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मैं पहले आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, फिर इसको लिख के बताऊंगी, ठीक है। जैसे दिया है इसको समझें कैसे, देखिए कह रहा है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। सपोज कीजिए एक पासा ये रहा, ये रहा, अब इस पे पृष्ठ कितने होते हैं, 6, तो इस 6 में इस पे क्या आया होगा, इसको मान लीजिए मैंने उछाला, इस पे 2 3 4 5 6, यानी ये 6 पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कह रहा है इस पे विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए क्या है, आगे कह रहा है यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, तो आप 3 के गुणज वाली संख्याओं को ढूंढो। एक 3 का गुणज ये रहा, पकड़ लो इसको, और दूसरा 6 3 का गुणज है, इस पे सर्कल कर दिया। तो यदि संख्याएं 3 का गुणज है, आगे तो क्या करें, पासे को पुनः उछाल दे। अगर अब इसमें से 3 और 6 को हम अलग कर देते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरी में बांट दिए, 3 और 6 अगर आ गया तो कह रहा है पासे को फिर से उछाल दे, एक बार पासा फिर उछाल दिया जाएगा, तो फिर से 1 2 3 4 5 6 आ सकता है दोबारा, है कि नहीं। एक बार उछाला, अगर 3 का गुणज आया तो फिर पासा ही उछाल देंगे, तो क्या ये सब आ जाएगा दूसरी बार। यहाँ तक बात समझ में आया। कह रहा है तो एक बार पासे को पुनः उछालें, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, यानी ये 3 के गुणजों के अलावा जो बच गई संख्याएं 1 2 और 4 5 में से ये सब आती हैं, दूसरी कैटेगरी किसकी है, 1 2 3 4 5 की। दूसरी कैटेगरी किसकी है, 1 2 4 और 5 की। 3 6 आया तो दोबारा पासा उछाल दिया, लेकिन 1 2 4 5 आएगा तो क्या होगा, कह रहा है तो एक सिक्का उछाल देंगे, तब दोबारा हम पासा नहीं उछालेंगे, अब हम एक सिक्का उछालेंगे। यहाँ तो फिर से एक पासा उछाले हैं, लेकिन यहाँ है एक सिक्का उछाल दिए। सिक्का उछालेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, है ना। तो प्रतिदर समष्टि में कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसको मैं पूरा लिख के बताऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 6 के साथ ये हो सकते हैं, और 1 2 4 5 के साथ हेड टेल हो सकता है। तो चलिए अब लिखते हैं प्रतिदर समष्टि। मैं अभी इसको इरेज नहीं करूंगी, जब लिख लूंगी एस तब आपका ये इरेज कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस कितना आएगा, टोटल एस में कौन कौन आएगा, ये देखते हैं। हम मानते हैं कि
ये 6 आ सकता है पहली बार में। तो मैं मानती हूँ 3 या 3 की गुणज के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले इसको लिख लेते हैं। अब प्रतिदर्श समष्टि को ध्यान से लिखेंगे। 3 और 6 के अगर आया है तो फिर दोबारा पासा ही उछला है, तो इस 3 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए 3 आया तो पासा उछला, तो 3 के साथ हो सकता है दूसरी बार पासे पर 1 आया हो सकता है 3 आने पर फिर पासा उछला तो 2 आ गया हो सकता है 3 आने के बाद फिर दूसरी बार जब उछला है तो 3 ही आया हो, और फिर 3 आने पर हो सकता है दोबारा उछलने पर 4 आया हो, 3 के साथ फिर 5 भी आ सकता है, 3 के साथ फिर 6 भी आ सकता है। इतना तो इस 3 का हो गया। उसी तरह अगर 6 आया रहा होगा तो भी तो ये 6 इसके साथ आ सकते हैं, क्योंकि चाहे ये आए दोनों के बाद एक पासा ही उछलेगा, तो पासा उछलेगा फिर तो 6 के साथ हो सकता है 1 आया हो, 6 के साथ 2, 6 के बाद 3 आया हो उछालने पर, 6 के बाद 4, 6 के बाद 5 और 6 के बाद 6 भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 के गुणज वाले। ये तो हमारे पास क्या आ गए 3 के गुणज वाले। 3 के गुणज वालों की कहानी पूरी हो गई। अब हो सकता है 1 2 4 5 आया हो, तब क्या होगा 3 6 की कहानी खत्म। 1 2 4 5 आया तो दोबारा हमने पासा नहीं उछाला, सिक्का उछाला है, तो इस 1 के साथ हो सकता है हेड आया हो और इसी 1 के साथ हो सकता है कि टेल आया हो, क्योंकि हम टोटल पॉसिबिलिटी लिखते हैं। तो अगला हो सकता है जब पासे पर 1 आया तो जब सिक्का उछला तो उसके साथ टेल आया हो, या ये भी हो सकता है कि 1 के बाद हेड आ गया हो। फिर इसी तरह 2 के साथ भी हेड टेल की कहानी बनेगी, तो 2 के साथ टेल और 2 के साथ हेड हो सकता है। क्या मैं अब ये चीज इरेज कर दूं या अभी नहीं? तो यहाँ 2 का हो गया, अब 3 का तो यहाँ हो ही चुका है, 4 का चेक कर लो। पासे पर 4 आया, फिर सिक्का उछला तो हो सकता है टेल आया हो, और हो सकता है 4 के बाद हेड भी तो होगा। 5 का क्या होगा, वही किस्सा 5 का भी होगा, 5 के साथ टेल और 5 के साथ हेड। तो ये हो जाएगी टोटल प्रतिदर्श समष्टि में। आई होप ये डायग्राम आपको हेल्प किया होगा ये लिखने में कि 3 के गुणज आने पर फिर पासा उछला तो फिर ये सब आ सकते हैं। अगर 3 का गुणज नहीं आया, ये सब आया, तो फिर सिक्का उछला तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि हो गया तो समझो सवाल हल हो गया। अब इसे हम मिटा देते हैं। जो अभी तक मैंने आपको ये समझाया था इसे आप मिटा देते हैं। या आपको रफ वर्क करना होगा अगर पेपर में आप ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि मेरे को ये समझाने के लिए बनाना पड़ा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। अब देखते हैं इसमें कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी कि यहाँ पर क्या मिल गया हमारे पास NS, यानी S में कुल कितने मिल गए, 20 मिल गए। अब आप देखिए क्या पूछा है और क्या शर्त दिया है। कह रहा है यहाँ से पढ़ेंगे, प्रकट हो तो एक सिक्का उछाले, यहाँ तक का काम हमने कर लिया। कह रहा है घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। जो दिया गया होता है वही शर्त होता है, उसे F मान लीजिए। F यहाँ पे क्या है, F दिया है न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। तो इसमें कौन कौन आएगा, आइए देखते हैं कौन कौन आ जाएगा F के अंदर। कम से कम एक पासे पर तो 3 आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों पासे पर 3 हो सकता है। तो आइए 3 वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं। कम से कम एक पासे पर 3 यहाँ भी है, तो ये 3 और 1 वाला आ जाएगा। यहाँ भी तो कम से कम 1 पे 3 है, तो ये भी हो जाएगा 3 2। यहाँ तो दोनों पर है, कम से कम कहा है, यहाँ तो दोनों पर है, तो ये भी आएगा। 3 4 भी आ जाएगा, 3 4 भी आएगा,
3 5 भी आएगा, क्योंकि कम से कम एक पासे पर 3 होना चाहिए, और 3 6 भी आएगा, 3 6 भी आएगा। इसके अलावा 6 1 6 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक ठू पे तो 3 होना ही चाहिए। 6 3 आएगा, क्योंकि एक पे है यहाँ, तो इसमें 6 3 भी आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई आएगा? अब कोई 3 वाला नहीं है, तो ये हो गया आपका F। F आ गया तो इसकी प्रायिकता भी निकाल देते हैं। यहाँ पे हम PF क्या हो जाएगा? PF होता क्या है? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में कुल कितना है? अगर यहाँ देख लें कि NF यानी कुल कितना है, इसमें कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 आया है। तो यहाँ पे PF क्या होगा? NF यानी F में कुल कितना है बटे NS, माने प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितना है। तो ये होता है 7 और कुल कितना है? 20। अनुकूल बटे कुल, तो ये हो गया। फिर आगे हमें क्या दिया है? E दिया है। E में कह रहा है, ये रहा है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। सिक्के पर पट प्रकट होना हम यहाँ पे E में लिखेंगे। E में लिखेंगे सिक्के पर पट प्रकट होना, E के अंदर आएगा। तो चलिए देखते हैं E में कौन आएगा। पट माने टेल, कहाँ कहाँ सिक्के पर टेल आया है उसको लिख दीजिए। 1 के साथ टेल आया है, 2 के साथ भी टेल आया है, फिर केवल टेल वाला लिखेंगे। 3 के साथ टेल नहीं आया है, 4 के साथ टेल आया है, 5 के साथ भी टेल आया है, लेकिन 6 के साथ नहीं आया है। तो ये रहा आपका E। इसकी प्रायिकता निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। कह रहा है यदि ये पता हो तो ये भी होगा, इसका क्या होगा? इसके लिए आपको क्या चाहिए? E इंटरसेक्शन F चाहिए। E और F में कॉमन क्या है? आइए देखते हैं। E ये रहा, F ये रहा, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? तो क्या E और F में कुछ कॉमन है? T वाले तो इसमें नहीं है, और इसमें है तो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो आ गया 0। और जब भी कॉमन 0 हो जाए तो इसकी जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यानी कि 5 मिल गया। और जब कॉमन कुछ नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 0, प्रायिकता हो जाएगी 0। तो यहाँ पे P कह रहा है E होने की प्रायिकता क्या होगी यदि F दिया गया है, यानी कि सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता होता है P दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन ही जब 0 आ गया तो ये PF कुछ भी आ जाए 0 ही मिलेगा। ये कुछ भी रहे लेकिन ऊपर जब 0 है तो आंसर हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 0 हो जाएगा। इतना मेहनत से इसके डाटा को हम लोगों ने निकाला और इसका आंसर 0 आ गया। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए अब बढ़ते हैं अपने इस प्रश्नावली की आखिरी पड़ाव पर। सवाल नंबर 16 से 17 में कह रहा है कि में से सही विकल्प चुने। दोनों ही बहुविकल्पीय सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 16 दिया है, यदि PA बराबर 1/2 PB 0 दिया है तब PA बटे B पूछ लिया है। बहुत आसान है आपके लिए, आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। हल करके देना चाहे तो हल करके इसका आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछा है कि PA बटे B क्या होगा, तो मैंने तो आपको सारा प्रश्नावली कंप्लीट करा दिया, सप्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला करा दिया। क्या होता है A बटे B? तो दोनों का इंटरसेक्शन होता है और बटे नीचे वाला यानी PB होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहीं दिया है? नहीं दिया ना, तो रहने दीजिए। PA इंटरसेक्शन B का मान नहीं दिया है, रहने दीजिए। PB तो दे रखा है ना 0, तो PB रख दीजिए 0। और ऊपर चाहे अब जो मर्जी वो रहे, लेकिन जब नीचे हर में 0 होता है तो मान कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ये मान आपका आएगा इनडिटरमिनेंट यानी कि अपरिभाषित। तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर C में दिया है मान परिभाषित नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 चलिए देखते हैं क्या दिया है।
घटनाएं इस प्रकार है कि PA/B बराबर PB/A और दोनों ही बराबर नहीं है 0 के, तब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सारे आपके ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको ले लो आप। कंडीशन दिया है कि PA/B बराबर है PB/A के और दोनों 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं क्या होता है, A/B का मतलब होता है नीचे वाला और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला, और यहाँ भी वही होता है, नीचे वाले और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन बटे में नीचे वाला। चाहे A में B का इंटरसेक्शन कहे, चाहे B में A का इंटरसेक्शन कहे, बात एक ही है। इंटरसेक्शन माने कॉमन, तो दोनों में जब कॉमन एक ही हुए तो ये कट जाएगा इससे, ये तो क्या यहाँ से मिलेगा आपको, मिलेगा 1/PB बराबर होगा 1/PA को। दोनों साइड को अगर हम उलट दें तो यहाँ से PB जो हो जाएगा वो बराबर आ जाएगा PA के। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, PA बराबर PB ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सवाल नंबर 17 इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था और यह प्रश्नावली यहीं पे समाप्त हो रही है। अब हम अगले जो लेक्चर है उसमें आपको बताएंगे अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपका दूसरा टॉपिक मैंने बताया था आपके सिलेबस में प्रायिकताओं का गुणनफल, ये हम अगले कॉन्सेप्ट की क्लास में इसको कवर कराएंगे। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया है किसी भी सवाल में तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ये आपका आखिरी चैप्टर है जिसे मैं पहले कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपकी सिलेबस आपका जल्दी से पूरा हो जाए। जैसा कि आपका एग्जाम अब 2-2.5 महीने रह गए हैं, तो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके लिए आखिरी चैप्टर को पहले करा दिया। और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में इससे आता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।